तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैथ्स का वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और लगभग इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी ईंट के 3/5 भाग का वजन 9/10 kg है तो उस ईंट के 8/15 भाग का वजन जो है क्या होगा। ठीक है, कोई ईंट है जिसका कि 3/5 भाग का वजन आपका दिया हुआ है 9/10 kg। ठीक है, तो उसी ईंट का जो है आपका 8/15 भाग का वजन कितना होगा ये बताना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सही तरीका है उससे हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एक भाग का वजन निकाल लेंगे कि एक भाग का आखिर इसका वजन कितना होगा। तो देखिए, एक भाग का इसका वजन कितना होगा, तो एक भाग का जो आपका वजन होगा, एक भाग का वजन 9/10/3/5 होगा। क्योंकि देखिए 3/5 का आपका वजन था 9/10, तो एक भाग का वजन कितना होगा, तो 9/10 और बटा में फिर 3/5। तो जब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा और ये 3 जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब गुना में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 9/10 गुना में 5/3, तो इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, इसको काटेंगे हम 5 से तो 5 दूना 10, तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये हमारा आ गया 3/2। कितना आ गया, तो 3/2। तो देखिए आपका एक भाग का वजन निकल गया कितना, तो 3/2 जो है आपका एक भाग का वजन निकल गया। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है आपका 8/15 भाग का वजन। तो जब एक भाग का वजन इतना है तो 8/15 भाग का वजन कितना होगा, सीधा सी बात है कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 गुना 8/15, तो ये जब हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 3 पचे 15, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 4/5, यानी कि 8/15 भाग का वजन आपका निकल गया कितना, तो 4/5। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी और सी के पास, देखिए ए बी और सी के पास जो है 2:5:7 के अनुपात में रुपए हैं। ठीक है, ए बी और सी के पास जो है 2:5:7 अनुपात के जो है अनुपात में रुपए हैं। ठीक है, यदि बी के पास ए से 90 रुपया अधिक है तो सी के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका क्या है, तो बी है, यहाँ पे आपका सी है। तो इसका कितना अनुपात दिया हुआ है, तो 2:5:7। ठीक है, 2:5:7 में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए बी और सी का जो है अनुपात जो 2:5:7 में दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं x, यानी कि 2 को हम मान लेते हैं 2x, 5 को हम मान लेते हैं 5x और 7 को मान लेते हैं क्या, तो 7x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि b के पास जो है a से 90 रुपया अधिक है। ये जो b है इसके पास a से जो है 90 रुपया अधिक है, तो b के पास, तो अधिक किसके पास है, तो b के पास, तो b में से अगर हम a घटाएंगे तो कितना रुपया अधिक होगा, वो तो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 90 अधिक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि b के पास a से 90 अधिक है, तो b यहाँ पे कितना है, तो 5x है। b यहाँ पे आपका कितना है, तो देखिए b यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5x, और 5x माइनस अगर हम 2x करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि b के पास जो है a से 90 रुपया अधिक है। तो जब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5x में से 2x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको अगर हम काटेंगे
तो x बराबर हो जाएगा 90/3 यानी कि x बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 30। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब यही x का वैल्यू अगर हम 5x और 2x में पुट करेंगे तो कितना रुपया है वो निकल जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि c के पास कितना रुपया है। तो c के पास कितना रुपया होगा, तो x यहाँ पे 30 है, तो c के पास कितना है, तो 7x है। तो x का वैल्यू तो 30 निकल गया है, तो c के पास 7x है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 7x बराबर आपका हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा आपका 7 × 30, ठीक है। तो 7 × 30 कितना हो जाएगा, तो 210, यानी कि c के पास जो है आपका 210 रुपया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर रुपये 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। देखिए यहाँ पे आपका 2 कंडीशन बन रहा है। पहला कंडीशन में जो अक्षय है वो 3000 रुपये उधार लेता है 2 वर्षों के लिए और 6% साधारण ब्याज से, ठीक है। और दूसरा कंडीशन में क्या है कि वही राशि को 3000 को ही, यानी कि समान राशि को, यानी कि 3000 ही वह 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। यानी कि पहला केस में जो है वो उधार लेता है और दूसरा केस में उधार देता है। तो हमको जो है दोनों कंडीशन को देखकर क्वेश्चन को बनाना होगा कि आखिर उसको पूरा जो अक्षय उधार दिया और उधार लिया वो दोनों मिलाकर जो है उसको 1 साल में कितना लाभ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 केस बन रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पहला केस और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये दूसरा केस। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 3000 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 3000, प्रिंसिपल आपका 3000 हो गया। उसके बाद गुना में रेट आपका कितना है, तो रेट है आपका 6% और टाइम कितना है, तो 2 वर्षों के लिए, और बटा में क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया, तो आंसर की कितना आ गया, तो 30 × 6 × 2। यहाँ पे आपका साधारण ब्याज आ गया 30 छक 180 और 180 दूनी कितना आ गया, तो 360, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो 360। पहला कंडीशन में आपका इतना आ गया। वही अगर हम दूसरा कंडीशन में देखें तो सेम राशि है, राशि जो है समान है, यानी कि 3000 यहाँ पे है और 3000 यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो उधार दे रहा है और पहला कंडीशन में था कि उधार वो ले रहा था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 गुने यहाँ पे समय कितना है, तो 2 साल है, और यहाँ पे रेट कितना है, तो आपका 9% है, और बटा में क्या करेंगे, तो बटा में हम 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 18 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 तिया आपका हो जाएगा 36, यानी कि 18 तिया 18 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 तिया 54, यानी कि 540 यहाँ पे। तो पहला कंडीशन में आपका 360, दूसरा में आपका 540 आया। तो पहला कंडीशन कब था, जब वह किसी से उधार ले रहा था, ठीक है। देखिए पहला में था आपका उधार ले रहा था, दूसरा में आपका था कि उधार दे रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा, ठीक है। तो उसको 1 साल में कितना लाभ होगा, तो 1 साल का लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहला कंडीशन में तो वह क्या कर रहा था कि उधार लिया था और उसके बाद वही राशि को, जितना राशि वह उधार लिया था वही राशि को जो है किसी और को उधार पे दिया था। यानी कि जब वो उधार लिया था तो उसका रेट था 6% और उधार दिया तो उसका रेट था 9%। तो यहाँ पे रेट बढ़ा कर दिया तो उसको लाभ तो होगा ही। तो लाभ कितना का होगा, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो हम जो दूसरा केस में से पहला केस को घटाएंगे। तो दूसरा में हमारा आंसर कितना आया था, तो 540 आया था, ठीक है। तो 540
माइनस करेंगे 360, तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 0 के 0, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 180 जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा कितना, तो 180। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 180 रुपये का जो है उसको लाभ होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जब कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। देखिए एक कक्षा में जो है आपके 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो 30 विद्यार्थी में से आपका 18 लड़का का दिया हुआ है कि औसत जो है 16 है, ठीक है, तो बाकी 12 लड़की बच गई, जिसमें से कि बोला है कि 30 विद्यार्थी का भी औसत जो है आपका 18.1 है, यानी कि कुल विद्यार्थी का, यानी उस कक्षा में आपका 30 विद्यार्थी ही हैं जिसका कि औसत अंक कितना है, तो 18.1 है। तो वही बताना है कि लड़कियां का कितना होगा। तो देखिए 18 लड़का है और 30 कुल विद्यार्थी है, तो लड़का कितना होगा, तो लड़का होगा 12, तो वही 12 लड़कियों का जो है हम लोग को क्या करना है, तो औसत निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18 लड़का का औसत जो है आपका 16 दिया हुआ है, तो 18 लड़का का अंक कितना होगा, यानी कि नंबर कितना होगा, तो नंबर पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 लड़का का जो है 18 लड़का का अंक कितना होगा, तो 18 लड़का का अंक यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, तो 16 गुना 18, ठीक है, 16 गुना 18। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 के 8 बाकी 4, 128, तो 128 के यहाँ पे हो जाएगा 8 और बाकी 12 और 16 12 कितना होगा, तो 28, तो 16 12 आपका 28 यानी कि 288, ठीक है। तो 288 ये क्या आया, तो ये जो आपका 288 आया ये 18 लड़का का अंक आया, किसका आया, तो ये 18 लड़का का अंक कितना आया, तो 288 आया, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुल कितना विद्यार्थी है, तो कुल 30 विद्यार्थी है, तो अब हम 30 विद्यार्थी का औसत अंक निकालेंगे। तो यहाँ पे 30 विद्यार्थी का जो है 30 विद्यार्थी का यहाँ पे अंक कितना होगा, तो देखिए अब यहाँ पे 30 विद्यार्थी का अंक आपका हो जाएगा 30 गुना कितना होगा, तो 18.1, तो ये कितना होगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 3 के 3 38 24 के 4 बाकी हाथ में 2 3 2 5 यानी कि 543, ठीक है। देखिए 18 लड़का का आपका 288 आया और 30 विद्यार्थी का आपका यानी कि कुल जो 30 विद्यार्थी है उसका अंक आया 543। तो बाकी जो 12 लड़की बची उसका कितना होगा, तो देखिए बाकी जो आपका 12 लड़की बची उसका कितना होगा, तो इसमें से 543 में से 288 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, उसके बाद फिर 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा और उसके बाद फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 255 जो है आपका ये 12 लड़की का क्या आया, तो अंक आया। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कियों की औसत न बताना है। तो औसत बताने के लिए क्या करेंगे, तो औसत बताने के लिए 255 को हम 12 से भाग देंगे, तो 255 को 12 से भाग देंगे तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखिए तो जब इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 से 255 को भाग देंगे तो देखिए 12 दूनी कितना होता है, तो 24, तो 2 यहाँ पे हो गया। देखिए 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद फिर 1 बचा तो 15, फिर एक बार में 12, तो एक बार में 12 तो 3 बचा, फिर 3 0, तो यानी कि फिर 12 दूनी 24, तो 2, फिर 6 0 और फिर 12 25 60, यानी कि 21.25 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 21.25 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो 9 से विभाज्य जो है ये चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या है,
तो देखिए ये तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, यानी कि इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 9 से विभाज्य होने वाली जितनी संख्या रहती है उसका एक नियम होता है, ठीक है। क्या नियम होता है कि 9 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों के जो सम होंगे, यानी कि अंकों का योग होगा, वो भी 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। यानी कि अंक किसे बोलते हैं, जो ये अंक है आपका, जैसे कि पहला ऑप्शन में देखिए 4 5 6 9 9, तो इसको अगर हम आपस में जोड़ेंगे ना, तो ये अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 9 से कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके सब ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन जो है 9 से विभाज्य है। तो अगर हम पहला देखें तो देखिए 4 5, तो 4 5 9, 9 6 15, 15 9 24 और 24 9 33। तो पहला तो आपका नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड ऑप्शन में चलें तो देखिए 4 5 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 6 30, तो ये भी 9 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी पे चलें तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 8 और 8 और देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 8 18, 18 जो कि 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 8 18, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, क्योंकि सी का जो अंकों का योग है वो भी 9 से विभाज्य हो रहा है, तो पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। तो देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 8, 6 8 आपका होता है 14, 14 1 15, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी जो है ये इसका जो योग है वो 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी जो है 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए देखिए 9 को जो है आपका 1 2 3 4 8 से भाग दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में 9 लगेगा, फिर आपका यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर अगर लगाएंगे तो 9 तिया 27, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 13 में से 7 गया 6 बचेगा, फिर आपका 4 बचेगा, फिर 9 7 63, तो ये 63 लगाएं तो यहाँ पे कितना बचा, 4 में से 3 गया 1 8, उसके बाद 9 से अगर हम 2 बार में लगाएंगे तो 18 जो है कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये 9 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसका अंकों का जो योग है वो भी 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 पेन खरीद कर उन्हें 1 रुपया में 4 के हिसाब से बेच देता है, उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई व्यक्ति है जो क्या करता है कि 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, ठीक है, और उसी 1 रुपया में जो है 4 के हिसाब से बेचता है, यानी कि 1 रुपया में 5 पेन खरीदा लेकिन बेचा क्या, तो 1 रुपया में 4 पेन ही बेचा, तो उसको फ़ायदा क्या हुआ, तो 1 पेन का फ़ायदा हुआ, यानी कि 1 पेन का जितना कीमत था उसको वो फ़ायदा हो गया, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 1 रुपया में 5 पेन खरीद रहा है और 1 ही रुपया में 4 पेन बेच रहा है, तो उसको 1 पेन का जितना दाम था उतना तो प्रॉफिट होगा ना, तो वही बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत जो है कितना है। तो चलिए उसको बनाते हैं। देखिए 1 रुपया में 5 पेन खरीदा, तो इसका सीपी यानी कि क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका क्रयमूल्य हो जाएगा आपका, क्रयमूल्य यानी कि सीपी हो जाएगा आपका 1/5। 1 रुपया में 5 पेन खरीदा तो इसका क्रयमूल्य हो जाएगा 1/5। उसके बाद उसका एसपी कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया में वो 4 पेन बेच रहा है, 1 रुपया में 4 पेन बेच रहा है, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा, तो 1/4, ठीक है। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो एसपी माइनस सीपी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 माइनस करेंगे हम 1/5, तो 1/4 माइनस 1/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 5 20, तो ये 20, और उसके बाद 4 5 20, तो 5 माइनस 5 चौके 20, तो यहाँ पे 4, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना आया, तो 1/20। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें जो है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट हमें कितना का हुआ, तो 1/20 का हुआ प्रॉफिट, ठीक है। देखिए प्रॉफिट हमें कितना का हुआ, तो 1/20 का हमें निकालना क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा
तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, तो 1/20, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना है, तो 1/20, और प्रॉफिट बटा कितना होता है, सीपी, तो सीपी कितना है 1/5, तो 1/20 बटा 1/5, और गुना में क्या होता है, तो गुना में होता है 100, ठीक है। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है 5 आपका ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 जब आपका ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/20 गुना में 5 और गुना में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में 100 है, वो 100 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 25 100, यानी कि 25, यानी कि 25% का जो है उसको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रतिशत का, तो 25% का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25% का जो है उसका क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक जो है 450 थे, तो उससे प्राप्त अंक कितना हुए, ठीक है। देखिए 450 नंबर का एग्ज़ाम था, यानी कि अधिकतम नंबर, यानी कि 450 नंबर का एग्ज़ाम था और उससे जो है 58% नंबर आए, तो उसको कितना नंबर आए, तो इसको जो है नंबर में बताना है। यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है और नंबर में बताना है कि उसके नंबर कितने थे। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे कि 450 का जो है 450 में ही तो 58% आया है, तो 450 का 58% निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए बटा में 100 करते हैं। तो जब इसको हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, और ये कट जाएगा आपका 9 5 45 और 2 5 10, 2 से ये कट गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो इसको अब 2 से काटेंगे 58 को, तो ये कटेगा कितना बार में, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो 29 बार में ये 2 से कट जाएगा। अब 29 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 बाकी हाथ में 2, 9 दूनी 18 2, देखिए 9 9 81 के 1 बाकी हाथ में 8, तो 9 दूनी 18 कितना होगा, तो 26, यानी कि उसको कितना अंक प्राप्त हुआ, तो 261। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से है, ठीक है, और वापसी के दौरान यानी कि वापस आते समय की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, की चाल से तय की जाती है, ठीक है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगा तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमको पता नहीं है, यानी कि दूरी पता नहीं है, तो दूरी को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को जो है हम लोग यानी कि दूरी को जो है हम मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमको क्या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालते हैं, टाइम के हिसाब से निकालते हैं, तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा क्या, तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। टाइम बराबर आपका डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। हम लोग डिस्टेंस को कितना माने थे, डिस्टेंस हम लोग माने थे x किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए x बाई ये जो जाते समय की चाल कितनी थी, तो जाते समय चाल थी आपके 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बाई 60 प्लस फिर आते समय चाल कितनी थी, तो आते समय चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बाई 40, और आपका ये दोनों में कितना समय लगा, तो दोनों में आपका समय लग गया 5 घंटा का। देखिए इसको हम कैसे किए, तो आपका फॉर्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम आपका यहाँ पे 5 घंटा है और ये आपका डिस्टेंस बाय स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस है, हम यहाँ पे डिस्टेंस मान लिए थे x किलोमीटर, तो यहाँ पे x बाई 60 है, फिर यहाँ पे x बाई 40 है, क्योंकि ये जाते समय की चाल थी और ये आते समय की चाल थी, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना है, तो 60 और 40 है, तो 60 40 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 120, ठीक है।
60 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 तो 2x। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 दिया 120 तो 3x। तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2x + 3x, ये हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, 5x = 5। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो 5 से 5 ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएं तो आप लोग फिर से समझ लीजिए। डिस्टेंस को हम मान लिए थे x किलोमीटर। ठीक है, और आपका फार्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। आपका यहाँ पे पहला में क्या है, तो डिस्टेंस आपका है कितना, तो हम डिस्टेंस को x माने थे तो यहाँ पे x लिख दिए। फिर चाल आपका था 60, उसके बाद वापस आते समय चाल आपका कितना था 40, तो 1/40 हो गया। और ये आपका 5 घंटा क्या है, तो टाइम है। तो जब इसको हम सोल्व किए तो इसका आंसर आ गया कितना, तो 120। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वर्ष बाद राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो राघव की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। ठीक है, देखिए 11 वर्ष बाद जो है राघव की आयु जो है उसकी 5 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, उसकी 5 वर्ष पहले की यानी कि वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले की आयु का जो है 5 गुना हो जाएगी। तो राघव की वर्तमान आयु जो है कितनी होगी ये बताना है। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि राघव की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि राघव की, ठीक है, राघव की जो है वर्तमान आयु, ठीक है, राघव की वर्तमान आयु को हम मानते हैं क्या, तो x मानते हैं। ठीक है, राघव की वर्तमान आयु जो है हम मान लेते हैं x है। ठीक है, यानी कि x वर्ष है राघव की वर्तमान आयु। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 वर्ष बाद जो है राघव की आयु उसकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कीजिए। तो 11 वर्ष बाद ना बोल रहा है तो उसका वर्तमान आयु कितना है, तो x, तो x में हम 11 जोड़ेंगे, तो x में हम 11 जोड़ेंगे, ये हो गया क्या, तो 11 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब बराबर देंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 11 वर्ष बाद राघव की आयु, तो 11 वर्ष बाद राघव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु का, यानी कि जो वर्तमान में जो उसका आयु है x, उससे 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे, तो x - 5 करेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु उसका x है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु, तो x माइनस यहाँ पे 5 किए और ये क्या हो जाएगी, तो ये 5 गुना हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब राघव की वर्तमान आयु कितनी है, अब तो यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x + 11 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 5 × 25, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, तो ये जब इधर आएगा 25 तो ये हो जाएगा कितना, तो 25 ये प्लस में हो जाएगा, तो 25 11 कितना हो जाएगा, तो 11 25 हो जाएगा आपका 36। ये इधर आएगा तो, और ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4x। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया, तो x बराबर आपका निकल गया 36/4, यानी कि ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, ये आपका 9 बार में कट जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 9 वर्ष, यानी कि राघव के वर्तमान में आयु कितनी होगी, तो 9 वर्ष होगी। ठीक है, वेरी सिंपल था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर स्वप्नली द्वारा तय की गई दूरी का 3/5 भाग स्वप्नली द्वारा लिए गए समय के 5/7 भाग में तय कर लेता है। ठीक है, अगर स्वप्नली यात्रा को पूरा करने में 42 मिनट का समय लगाती है तो समर को उसी दूरी को तय करने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग समझिए, क्वेश्चन समझ जाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन है, तो समर। समर क्या करता है कि स्वप्नली द्वारा तय की गई दूरी का 3/5 भाग, यानी कि जितनी दूरी स्वप्नली तय करती है, जितनी दूरी स्वप्नली तय करती है उसका 3/5 भाग। ठीक है,
स्वप्नली द्वारा लिए गए समय का, यानी कि जितना स्वप्नली समय लेगी उसका 5/7 भाग में तय कर लेता है। कौन? तो समर। देखिए समर क्या करता है कि स्वप्नली जितनी दूरी तय करती है उसका 3/5 भाग जो है स्वप्नली जितनी समय लेती है उसका 5/7 भाग में तय कर लेता है। यानी कि कुछ दूरी स्वप्नली तय करती है, यानी कि जितनी दूरी स्वप्नली तय करती है और जितना समय स्वप्नली लेती है उसका, तो उसके दूरी का 3/5 भाग और उसका समय का 5/7 भाग जो है कौन लेता है? तो समर लेता है। तो अगर स्वप्नली यात्रा को पूरा करने में 42 मिनट का समय लगाती है तो समर को उसी दूरी को तय करने में कितने मिनट लगेंगे? ठीक है, तो चलिए ये बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि समर जो है आखिर ये 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय ले रहा है। तो देखिए स्वप्नली जो है यात्रा को पूरा करने में कितना समय ले रही है? तो 42 मिनट ले रही है। ठीक है, स्वप्नली जो है पूरा यात्रा को तय करने में कितना ले रही है? तो स्वप्नली ले रही है 42 मिनट। ठीक है, तो उसी का तो 5/7 भाग समर ले रहा है 3/5 भाग दूरी तय करने में। देखिए स्वप्नली अगर 42 मिनट का समय ले रही है तो उसी 42 मिनट का 5/7 भाग जो है समर ले रहा है ये 3/5 भाग दूरी तय करने में। तो देखिए ये जो 3/5 भाग दूरी है इसको तय करने में समर कितना समय ले रहा है? तो जितना स्वप्नली ले रही है उसका 5/7। तो स्वप्नली कितना समय ले रही है? तो स्वप्नली 42 मिनट समय ले रही है। अब इसका 5/7 भाग कौन समय ले रहा है? तो समर। तो इसका 5/7 भाग कितना होगा? तो इसको काटेंगे तो 7×42 और यहाँ से 30, यानी कि 30 मिनट समय ये कौन ले रहा है? तो ये 30 मिनट समय आपका ले रहा है समर। कौन ले रहा है? तो 30 मिनट समय जो है आपका ये समर ले रहा है। ठीक है, कितनी दूरी तय करने में? तो 3/5 भाग दूरी तय करने में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो समर को उसी दूरी को तय करने में कितने मिनट लगेंगे? अब समर को जो है उसी दूरी को तय करने में कितने मिनट लगेंगे? तो देखिए समर को कितने मिनट लगेंगे? तो समर 3/5 भाग को 30 मिनट में कर रहा है तो पूरी दूरी को कितना मिनट में करेगा? तो 3/3/5। ठीक है, यानी कि 30/3/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 गुना ये 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो 5 ऊपर चला गया और 3 नीचे आया तो यहाँ पर कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 3 से काटेंगे इसको तो 10 बार में। ठीक है, 3 दही के 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50, यानी कि 50 मिनट समय जो है समर लेगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है।